हाँ भाई, तो नमस्कार सभी को। आवाज़ आ रही है? एक बार बता देना आप लोग। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। जितने भी लोग हैं क्लास में एक बार बता दें। तो मैं विकास बंसल आपका अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना के नियम। आप मेरी पहले की वीडियो और देख सकते हैं। त्रिभुज में मैंने त्रिभुज की रचना के नियम बता चुका हूं, बस उसको मैं थोड़ा सा एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। तो पुरानी क्लासेस ज़रूर देखा करें बेटा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज की रचना के नियम। रचना के नियम, तो कहानी क्या है त्रिभुज के रचना के नियम की? वो यह है कि एक त्रिभुज कब बनेगा, जब कोई भी एक भुजा, मान लो एक लिख देता हूँ मैं, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा जो है शेष दो भुजाओं के योग से तो बड़ी, शेष दो भुजाओं के अंतर, दो भुजाओं के अंतर से तो क्या होगी? बड़ी। और भाई साहब छोटी होगी दो भुजाओं के योग से, दो भुजाओं के योग से। मतलब जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें ए, बी और सी 3 भुजाएं हैं। तो भाई साहब मान लीजिए मैं कोई एक कंडीशन लिखूं कि यार सी का मान क्या होगा, तो बेटा सी बड़ा होगा a माइनस बी से और छोटा होगा a प्लस बी से। या फिर अगर मैं बोलूं कि यार b के बारे में, तो b बड़ा होगा a माइनस सी से और छोटा होगा a प्लस सी से। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं a के बारे में कि भुजा a जो है वो बड़ी तो किससे होगी? बड़ी होगी बेटा यहाँ पे b माइनस सी से और छोटी होगी b प्लस सी से। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज की एक भुजा जो है दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और दो भुजाओं के योग से छोटी होगी तो ही वह त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस पे कुछ सवाल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सवाल, मैं यहाँ कुछ सवाल रैंडमली कुछ सवाल लिख रहा हूँ बेटा। मैंने सवाल लिखा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, मान लीजिए एक 8 सेमी है और दूसरी एक मान लीजिए 4 सेमी है और एक मान लीजिए 5 सेमी है। आपसे पूछा है कि बताइए तीसरी भुजा का मान क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि तीसरी भुजा x है। क्या है बेटा? x। तो मैंने आपको बताया कि जो तीसरी भुजा होगी वो जो भी दो भुजाएं दे रखी है उनके अंतर से बड़ी होगी। मतलब 5 माइनस कितना? 4 से बड़ी, और छोटी होगी 5 प्लस 4 से। मतलब x का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा और 9 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका आंसर आ गया x का मान 1 से बड़ा और 9 से छोटा। अब इस पर किस प्रकार से और सवाल पूछ सकता है? देखिएगा, अगर हमसे सवाल बोल दे कि यार जो तीसरी भुजा है, मान लीजिए हमको दे दिया कि यार तीसरी भुजा पूर्णांक में है। किसमें बेटा? पूर्णांक में। पूर्णांक लिख सकता है, यहाँ प्राकृत संख्या लिख सकता है, पूर्ण संख्या लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक में है तो बेटा देखिएगा, हम बोलेंगे कि यार एक तो होगा नहीं, 1 से बड़ा मान होगा, तो 1 से जस्ट बड़ा मान क्या होगा? 2, और 9 से जस्ट छोटा मान होगा क्या? 8। मतलब दशमलव पॉइंट वगैरह में मान नहीं होंगे। पूर्णांक का मतलब ये है, बट्टे वगैरह में नहीं होगा मान कुछ भी। तो 2 से 8 तक। अब 2 से 8 तक कितनी संख्याएं होंगी? 8 में से कितना घटा दीजिए? 1 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा रे? 7 आ जाएगा। 7 क्यों आया है? 2 क्यों, 1 क्यों घटाया 8 में से? कि 1 से 8 तक 8 प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब बात करें कि हम 2 से शुरू कर रहे हैं तो घटानी कहाँ तक की पड़ेगी? 1 तक की। तो 1 तक केवल एक ही संख्या होगी, 0 माइनस में तो संख्याएं होंगी नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं? x का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है? तो हम बोलेंगे x का मान जो है बेटा 1 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है। अगर केवल सवाल में ये पूछा होता कि यार तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, पूर्णांक वगैरह कुछ नहीं लिखा होता, केवल ये पूछा होता कि तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, चाहे सवाल फिर कोई सा भी हो, तो हमेशा आंसर होगा उसका अनंत। क्या आंसर होगा रे? अनंत। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। मैं बोलूँ 1.1 और 1.2 के बीच में ही अनंत संख्याएं हैं। 1 और 2 तो बहुत बड़ी बात की दूर की बात है। तो कहने का मतलब अगर केवल पूर्णांक में पूछे या प्राकृत संख्या में पूछे तो ही मान आपको करना है इस तरीके से। जैसे मेरा सवाल है, मैं एक छोटा सवाल लेता हूँ,
आप क्या किया करें, जब भी आप कोई सवाल को करें, मैं जैसे ही यहाँ पे सवाल लिखाता हूँ 1-2 एग्जाम्पल के बाद में ही आप खुद वीडियो को पॉज कर रहे हैं और पॉज करने के बाद एक बार खुद सवाल को सॉल्व किया करें और फिर चेक किया करें कि यार हमारा आंसर सही था या गलत था। ठीक है दोस्त, तो जैसे मैंने यहाँ सवाल लिखा, एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 15 सेमी हैं, 12 सेमी हैं और x सेमी है। आपको बताना है x की रेंज क्या होगी। पहली बात तो x की रेंज क्या होगी बताओ। 15 और 12 का अंतर कितना है, 3, और 15 और 12 टोटल कितना है, 27। तो 3 से बड़ा और 27 से छोटा मान होगा। बात करें x का पूर्णांक में मान, x के पूर्णांक में संभव मान कितने होंगे, पूर्णांक में संभव मान, तो आप बोलेंगे कि साहब कहाँ से कहाँ तक होंगे। 3 से बड़ा मतलब 4 से लेके और 27 से छोटा मतलब कहाँ तक, 26 तक। 4 से बड़ा और 26 से क्या रे, छोटा। ठीक है, तो 4 से लेके कहाँ तक होंगे बेटा, 26 तक होंगे। तो अब बात करें कितने मान संभव होंगे, तो 26 में से 4 घटाएंगे या 3 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 से तो ले रहे हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा रे, 23। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक, अगर हम एक शॉर्ट मेथड की बात करें तो शॉर्ट मेथड क्या संभव हो सकता है। शॉर्ट मेथड हो सकता है कि भाई जब भी हमें तीसरी भुजा के, कौन सी भुजा के बेटा, तीसरी भुजा के पूर्णांक में या प्राकृत संख्या में या पूर्ण संख्या में मान पूछे, पूर्णांक में संभव मान अगर पूछे, तो जो आंसर बोलोगे वो बोलोगे 2 गुणा छोटी भुजा -1। जैसे इस सवाल का मैं अगर आंसर दूं तो यहाँ छोटी भुजा कितनी है, 12, तो 2 गुणा 12 -1, तो 12 दूना 24 में से 1 गया, कितना बचेगा रे, 23 बचेगा। जैसे यहाँ एक सवाल था कि यहाँ पे 2 भुजाएं 4 है, एक 5 है, एक मान लीजिए x है, तो x का मान कितने संभव हैं। आप डायरेक्ट पूर्णांक में अगर मान पूछे, किस में बेटा, पूर्णांक में, तो आप क्या दे सकते हो, छोटी भुजा कितनी है, छोटी भुजा की लंबाई 4, तो 4 को आप 2 से गुणा कीजिए, -1 कर दीजिए, तो 2 चौका 8, 8 में से 1 गया, कितना बच गया रे, 7 बच गया। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है ना। तो जब भी पूर्णांक में संभव मान पूछे, जैसे मैं एक सवाल और लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा त्रिभुज की भुजाएं जो हैं, मान लीजिए 800 सेमी है, 512 सेमी है और x सेमी है, तो बताइए x के प्राकृत में कितने मान संभव हैं, प्राकृत संख्या में कितने मान संभव हैं। तो आप क्या आंसर दोगे बताइएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ 2 गुणा छोटी भुजा कितनी है, 512 और -1, 512 का दुगना 1024 और 1024 में से 1 गया, तो 1000 कितना, 23। यहाँ पे ये इस 800 सेमी जो है इसकी जगह 900 होता, 1000 होता, 10 लाख होता, चाहे 10 लाख ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ छोटी भुजा कितनी है, 512। आप चाहे मेथड से करें चाहे ऐसे करें, फॉर्मूले से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलो मैं एक और सवाल लिखता हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की जो भुजाएं 8 सेमी, 12 सेमी और x सेमी हैं, यदि x एक अभाज्य संख्या है, x कौन सी संख्या है बेटा, अभाज्य संख्या है मान लीजिए, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा, मानों का योग क्या होगा। मान लीजिए ये सवाल है, ठीक है भाई। तो देखना जरा कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे x का जो मान है 12 और 8 का अंतर कितना होगा रे, 4 होगा, और 12 और 8 का योग कितना होगा बेटा, 20 होगा। x का मान 4 से बड़ा और 20 से छोटा होगा, लेकिन कहानी क्या है, यहाँ पे जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किसके रूप में है, अभाज्य संख्या के रूप में है। और अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी में ध्यान रखें, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होती है, जिनके केवल और केवल, केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं,
अभाज्य संख्या कहलाती है। गुणनखंड मतलब फैक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं। गुणनखंड का मतलब है वह संख्या जिससे दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब पूरा पूरा भाग जाने की बात यह है कि अगर मैं बोलूँ एक, तो एक के केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, एक में केवल एक का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। वहीं मैं बात करूँ दो की, तो दो के आपके सामने एक का भी भाग जा रहा है, दो का भी जा रहा है। तीन में एक का भाग जा रहा है, तीन का जा रहा है। चार में बेटा एक का, दो का और चार का भाग जा रहा है। तो कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल और केवल दो। मतलब क्या है, ना दो से कम गुणनखंड ना दो से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे छोटी दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, 31, 37 और इस प्रकार से ये चलती जाएंगी। और लिख दीजिए आप 41, 43, 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे बोला है कि x का मान जो है अभाज्य संख्या के रूप में है बेटा। तो x का मान क्या क्या संभव है आप बताएं मुझे। 4 से जस्ट बड़ा कौन है अभाज्य संख्या? 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद में क्या है बेटा? 11 है, फिर उसके बाद में कौन है बेटा? 13 है, और फिर 17 है, और फिर कौन है रे? 19 है। ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इसने यहाँ पूछ लिया बेटा, इनका क्या पूछ लिया है? योग पूछ लिया है। ठीक है ना। तो योग पूछ लिया है तो योग कर देंगे, जो चीज़ पूछी गई है वो कर देंगे बेटा। तो चलो करते हैं। 13 और 17 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। 19 और 11 भी कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। और 60 और 12, 7 और 5 12, 60, 70, 72। तो टोटल जो योग होगा इन सभी संख्याओं का वो कितना हो जाएगा रे? 60 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 60। अगर ये पूछता कितनी अभाज्य संख्या x के कितने मान संभव हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर x के मान संभव पूछता अभाज्य संख्या के रूप में तो 6 मान संभव हो जाते। अगर ये पूछता x के जो है आपके प्राकृत संख्या के रूप में कितने मान संभव है, फिर तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा ही 8 का दुगना करेंगे 16, 16 में से 1 गया, कितना बच जाता? 15। इस सवाल का क्या हो जाता? आंसर हो जाता। चलो देखिए अगला सवाल। हमने यहाँ सवाल लिखा कि एक त्रिभुज है बेटा, इसकी कुछ भुजाएं दे दी, मान लीजिए 6 सेमी है, और यहाँ दे दिया 12 सेमी है, और एक भुजा दे दी x सेमी है। ठीक है ना। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सम संख्या के रूप में हों, सम संख्या के रूप में हों, तो x का मान क्या होगा? यह हमसे सवाल में पूछ लिया है। ठीक है भाई, देखिएगा पहले आप मुझे बताइए x का जो मान होगा वो क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो x का जो मान है, ये क्या हो गया रे? हैंग हो गया क्या? कि भाई यहाँ पे हम बात करें x का जो मान है वो भाई साहब इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा। 12 और 6 का अंतर कितना? 6, और 12 और 6 का योग कितना बेटा? 18। ठीक है, तो x का मान 6 से बड़ा और 18 से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर x के जो मान होंगे, अब इसने बोला है सम संख्या के रूप में होने चाहिए। अब सम संख्या के रूप में होने चाहिए कौन कौन से हो सकते हैं? 8, 10, 12, 14 और 16। तो कुल कितने मान संभव हुए? 1, 2, 3, 4, 5। कितने मान संभव हुए? 5 मान। तो x के कितने मान संभव हो गए बेटा? 5 मान संभव होंगे। इस तरीके से ये सवाल हमारा हो जाएगा। अगर ये पूछता, बोलता कि भाई x जो है, मान लीजिए अगर सवाल में ये होता, मैं चेंज कर देता हूँ सवाल, अगला सवाल ले लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, कि भाई यहाँ 8 हो सकता है, 10, 12, 14 और 16, 18 हो नहीं सकता। सम संख्या के रूप में सवाल पढ़ लेना एक बार आप लोग। अगला सवाल मैंने लिखा बेटा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं मान लीजिए दे दी आपको 5 सेमी है, और ये दे दी आपको 17 सेमी है, और एक दे दी x सेमी है। ठीक है, और हमसे अगर बोल दिया सवाल में यदि त्रिभुज का परिमाप, एक
विषम संख्या के रूप में हो, विषम संख्या के रूप में हो तो x का क्या मान होगा। ये हमसे सवाल में पूछ लिया भाई। क्या पूछा है, यदि त्रिभुज का परिमाप जो है एक विषम संख्या के रूप में हो तो हमसे पूछा है कि बताओ x का क्या मान होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो जरा देखेंगे बात को बेटा। यहाँ पे समझिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा बेटा, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। अब कहानी ये है कि यहाँ एक भुजा 5 है, एक 17 है और एक मान लेते हैं x है जो कि हमें दे रखी है x। इन तीनों का परिमाप जो है टोटल, इन तीनों भुजाओं का जो योग है वो विषम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, विषम आनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी, देखो यहाँ पे इन दोनों का योग 5 और 17 कितना हो रहा है, 18। 18 मतलब कौन सी संख्या है, सम संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, ये सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है, ठीक है, अगर ये सम संख्या है तो सीधी सी बात है, सम में अगर मैं विषम जोड़ूंगा तब जाके ही विषम संख्या आएगी। सम संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, विषम संख्या, तो ही विषम संख्या संभव है। सम में सम संख्या जोड़ते तो सम आ जाती। कहने का मतलब यहाँ x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब x का मान विषम होना चाहिए तो देखते हैं पहले तो x का मान कहाँ से कहाँ तक संभव होगा। x का जो मान है वो बड़ा होगा। 17 और 5 का अंतर कितना होता है बेटा, 12, और 17 और 5 का जो योग होता है कितना होता है, 22। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब x की जो वैल्यू होंगी कहाँ से कहाँ तक होंगी, 12 के बाद 13, 15, 17, 19 और कितना 21। तो टोटल x के कितने मान संभव हुए, 1 2 3 4 5। इसके भी जो आंसर आया है वो कितने मान संभव आए हैं, 5 मान संभव हैं। इस तरीके से सवाल हमसे ये पूछ लिया गया है। कोई समस्या है इसमें बेटा, आगे देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है भाई, देखो आगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर, मैं से अपन से बोला जाए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी आपको, मान लीजिए 8 सेमी है और 17 सेमी है। कितनी है, 8 सेमी और कितनी है बेटा, 17 सेमी है तथा x सेमी है। ठीक है, पहले तो एक 2-4 सवाल इसमें क्या क्या बन सकते हैं, बेसिक सवाल। एक सवाल इसमें बन सकता है x का न्यूनतम पूर्णांक में संभव मान, न्यूनतम पूर्णांक में संभव मान हो सकता है ये पूछे, या पूछे x का अधिकतम पूर्णांक में संभव मान, या पूछ ले इसकी x की परास, या फिर आप मान लीजिए ऐसे दे दे आप x के पूर्णांक में संभव मान। अच्छा लिख दिया क्या, अधिकतम लिख दिया, x के पूर्णांक में संभव मान, संभव मान कितने होंगे ये पूछ लिया जाए। ठीक है, या पूछ लें आपको x के सम संख्या के रूप में मान। तो देखिएगा सबका सॉल्यूशन एक ही है, पहले इन दोनों का अंतर कीजिए। 17 और 8 का अगर मैं अंतर करूंगा कितना आएगा, 9, और 17 और 8 का अगर मैं योग करूंगा तो बेटा 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25। तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ ऐसा हो कि x का मान होगा, ऑप्शन में ये हो तो ये भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पूछा है कि x का न्यूनतम पूर्णांक मान, तो भाई न्यूनतम 9 से जस्ट बड़ा होगा, और 9 से जस्ट बड़ा होगा तो 9 से जस्ट बड़ा कौन होगा बेटा, 10। x का अधिकतम पूर्णांक में संभव मान पूछा है तो 25 से जस्ट छोटा, भाई अधिकतम पूछा है तो 25 तो होगा नहीं, 25 से जस्ट छोटा होगा, कौन होगा, 24। एक पूछा है कि x के पूर्णांक में संभव मान, तो बेटा सीधा हम कर सकते हैं 2 गुणा छोटी भुजा -1, 2 गुणा 8 -1, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया बेटा कितना बचेगा, 15। ठीक है, एक इसने पूछा है कि x के सम संख्या के रूप में मान कितने संभव होंगे, तो हम बोलेंगे
कि इसका जो मान है x का कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, कि भाई साहब 9 से बड़ा होगा, मतलब 10 से शुरू होगा, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24, 25 होगा नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने मान संभव है बेटा, 8 मान संभव हैं। तो यहाँ 8 मान इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये विषम संख्या के रूप में पूछता तो 8 ये हैं, तो बचे कितने, 7, 7 और बचे, टोटल 15 है, तो 7 विषम संख्या के रूप में मान संभव हो जाते। क्लियर है ये वाली बात? कोई डाउट है किसी को भाई किसी भी प्रकार का? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ओके। ये सवाल जो है बेटा कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है इसी सवाल को कि A, B, C 3 असंरेख बिंदु हैं। 3 कौन से बिंदु हैं बेटा? असंरेख बिंदु हैं। यदि AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर 19 सेमी, तो AC का मान होगा, मान लीजिए एक सवाल ये है आपके सामने कि भाई AC का मान क्या होगा। तो भाई देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 3 असंरेख बिंदु बोला है, तो 3 असंरेख बिंदु का मतलब ही क्या है, 3 असंरेख बिंदु का मतलब ही हम बोलेंगे कि साहब ये क्या कौन सी आकृति है बेटा, त्रिभुज है। 3 असंरेख बिंदुओं से किसका निर्माण होता है भाई? त्रिभुज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? त्रिभुज का। तो हम मान के चलेंगे ये वाली जो 3 असंरेख बिंदु बोला है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ये इंग्लिश में अगर सवाल बोल रहे हैं तो A, B and C आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इफ AB इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 19, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है ना? तो यहाँ AC का जो मान होगा वो क्या होगा, आप बताएं मुझे। AC बड़ा होगा, 8 और 19 का अंतर, 19 में से अगर मैं 8 घटाऊँ कितना आएगा, 11, और 19 में अगर मैं 8 जोड़ूँ कितना आएगा बेटा, 27। तो AC का मान 11 से लेके 11 से बड़ा और 27 से छोटा कुछ भी हो सकता है। अब जो ऑप्शन में होगा वो हम रख देंगे। हो सकता है ये पूछे कि AC के कितने मान संभव है पूर्णांक में। पूर्णांक में संभव मान पूछता फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी कि 8 का दुगना करते कितना, 16, और उसमें से 1 घटा देते तो हमारे सामने आ जाएगा 16 में से 1 गया कितना बेटा, 15। ठीक है ना बात? इस तरीके से भी ये सवाल आपके सामने हो सकता है। अब देखिएगा आगे अगर मैं आपसे बात करूं एक छोटी सी बात, कि मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पे कि त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 भुजाएं, आपको दे दी 12 सेमी और 15 सेमी। 12 सेमी और कितनी है रे, 15 सेमी है। ठीक है, और आपसे बोल दिया यदि त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी के रूप में हो, तो त्रिभुज की कितनी भुजाओं के जोड़े संभव हैं, कितनी भुजाओं के जोड़े संभव हैं, मतलब कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सवाल पूछा था। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, सवाल तो और आसान है बेटा। देखो 12 और 15, मान लो तीसरी भुजा x है, तो 12 और 15 का अंतर कितना हो गया रे, 3, और 12 और 15 का योग कितना हो गया, 27। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक 12 है, एक 15 है, 2 भुजाएं हैं ये। अब ये हमको समांतर श्रेणी में बनानी है भुजाएं, कैसे भी बनाओ आप। तो बेटा 2 भुजाएं तो फिक्स है ही, जिनमें अंतर कितने का है, 3 का है। अरे अंतर कितने का रे, 3 का। तो ये तो फिक्स भुजाएं हैं कि अंतर ऑलरेडी 3 का दिया हुआ है, तो और आसान सवाल था। तो यहाँ पे अगर हमसे बोले 3 का अंतर, तो हो सकता है 3 का अंतर इससे थोड़ा कम हो, तो 3 का अंतर ये 9, क्या 9 संभव है? हाँ, 3 से बड़ी 9 होती है, बिल्कुल ठीक है। 15 के जस्ट बड़ी कौन, 18। तो टोटल मिला के x के 2 मान संभव हैं, तो 2 पेयर संभव है। कौन कौन से? या तो 9, 12 और 15, ठीक है, या फिर 12, 15 और 18। 12, 15 और कौन सा रे, 18।
तो केवल और केवल 2 पेयर संभव है। समांतर श्रेणी का मतलब है ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो बेटा हमने त्रिभुज की रचना पे आधारित कुछ छोटे छोटे से सवाल किए हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे और कल हम समरूपता सर्वांग समता से रिलेटेड भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद हम सवालों की श्रृंखला आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, जब सवाल होंगे तो मैं ये सोच के चलूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है। मतलब जो भी हमारा पार्ट चल रहे हैं त्रिभुज के फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू हम डेली 8 बजे आपके सामने आ ही रहे हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक भी कर दें। ठीक है ना, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और जितने भी लोग हैं एक बार जो लास्ट तक बने हुए हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ठीक है ना, ओके, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।